तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं असुर वेब सीरीज के एपिसोड 5, 6, 7 और 8 को। यह इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। मैंने अपनी पहली वीडियो में इस सीरीज के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत भी पास्ट से होती है। हम देखते हैं शुभ को उसके पिता के मर्डर के आरोप में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। जेल के अंदर शुभ के विचारों से कुछ कैदी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं निखिल इस कमरे में फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। फिर निखिल एक पेपर पर नीट सिगरेट लिखता है और कैमरे की ओर देखता है, लेकिन एज अ व्यूअर हम देखते हैं जिस जगह से किलर निखिल पर नजर रख रहा था वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोलार्क अपने बॉस से डीजे को जेल से बाहर निकालने की सिफारिश करता है, लेकिन उसके बॉस इस सिफारिश को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से निखिल को देखते हैं जो कि टीवी पर अभिलाषा चंद्रन की माँ और बेटी को रोता देखता है, क्योंकि अभिलाषा के बाद उनका कोई सहारा नहीं था। यह देखने के बाद निखिल गिल्ट फील करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम एक बार फिर लोलार्क को देखते हैं जो कि बनारस पहुंचता है शुभ जोशी के बारे में पता करने के लिए। लोलार्क उस जेल में जाता है जिस जेल में शुभ को रखा गया था, लेकिन लोलार्क को पता चलता है जिस समय शुभ जेल में था उस समय यशवंत शुक्ला जेलर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। लोलार्क उनका एड्रेस लेता है और उनके घर जाता है। कहानी का सीन फिर से निखिल की ओर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किलर अपने कंप्यूटर पर आ चुका था। फिर वो वीडियो को रिप्ले करके देखता है कि निखिल को सिगरेट की जरूरत है। उसके बाद ये किलर निखिल के रूम में निकोटीन भेजता है। निखिल निकोटीन को अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम डीजे को देखते हैं। डीजे एक सेशन अटेंड करता है। इस सेशन में एक मोटिवेशनल स्पीकर डीजे के साथ साथ सभी कैदियों को मोटिवेट करता है। इस मोटिवेशनल स्पीकर का नाम केसर होता है। केसर एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा केसर आध्यात्मिकता में भी बहुत नॉलेज रखता था। खैर, केसर सभी कैदी से कहता है जो भी तुम्हारे पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल के बारे में सोचो। केसर 1 घंटे तक इन्हें मोटिवेट करता है। सेशन खत्म होने के बाद डीजे केसर से मिलता है और उनसे कहता है मैंने तुम्हारे कई सारे पॉडकास्ट सुने हैं, लाइक समाज में इक्वालिटी कैसे लाएं, कर्मा कैसे काम करता है इत्यादि। केसर भी डीजे से कुछ बात करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम निखिल को देखते हैं। यहाँ पर हम पहली बार किलर का चेहरा देखते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। निखिल किलर से कहता है मुझे सिगरेट चाहिए। इस पर किलर कहता है तुम्हें सिगरेट नहीं चाहिए, तुम्हारे मन को चाहिए। निखिल किलर से कहता है कोई भी धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है। रिप्लाई में किलर कहता है धर्म ये भी सिखाता है जो काम सही वजह के लिए किया गया है वो अंत में सही हो जाता है। निखिल कहता है ये सब घटियापन तुम्हारे दिमाग में है, बाहर लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं विथ मॉरल्स एंड वैल्यूज। इस पर किलर कहता है किसी की जिंदगी का सवाल नहीं था तो तुम किसी को भी मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे परिवार पर खतरा आया तुम मेरी मदद करने के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो गए। कल अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी और बेटी में से किसी एक को चुनने के लिए बोलूँगा तो तुम क्या करोगे? आगे किलर कहता है तुम गुलाम हो अपनी भावनाओं के, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद किलर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लोलार्क के बॉस नुसरत से कहते हैं डीजे इस केस पर काम कर सकता है, लेकिन जेल के अंदर रहकर। साथ ही वो नुसरत को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि नुसरत का प्रमोशन हो चुका था। लोलार्क के बॉस डीजे से मिलते हैं और उसे जेल में एक कमरा दिखाते हैं। वो बताते हैं कि आज से तुम इस कमरे में रहकर इस केस पर काम करोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लोलार्क यशवंत शुक्ला से मिलता है। वो लोलार्क को बताते हैं शुभ बड़ा ही अजीब लड़का था। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो शुभ 18 साल का था, लेकिन दिखने से लगता नहीं था। आगे शुक्ला कहते हैं शुभ ने अपने बाप को जहर देकर मारा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। मैंने अपने 35 साल के करियर में ऐसा कैदी तो क्या, ऐसा इंसान भी नहीं देखा था। बड़े बड़े कैदी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कभी कभी वो दीवार पर अजीब से चित्र बनाया करता था। कई हफ्तों तक बिना किसी से बात किए मौन रहता था, बस शास्त्रों को पढ़ता रहता था। लेकिन जब वो बातें करता था तो ऐसी करता था
सबको मंत्र मुक्त कर देता था। फिर एक दिन जेल में आग लग जाती है, उसमें शुभ के साथ साथ 3 और कैदी मारे जाते हैं। लोलार्क इस बात को सुनने के बाद शुक्ला से पूछता है, क्या आपके पास शुभ की कोई फोटो है? रिप्लाई में शुक्ला कहते हैं, मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है, आप डिविजनल ऑफिस चले जाओ, हो सकता है वहाँ पर कुछ मिल जाए। फिर मूवी का सीन चेंज होता है, हम डीजे को देखते हैं। इनकी टीम में एक नया ऑफिसर ज्वाइन हुआ था जिसका नाम समर था। फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। डीजे कहता है सीरियल किलर आम तौर पर 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज, लेकिन यह किलर दोनों ही टाइप का है। इसका किलिंग का तरीका और क्राइम सीन का मैनेजमेंट मेटाकुलस है और हर किलिंग का पैटर्न, विक्टिम का सिलेक्शन सब कुछ डिसऑर्गेनाइज है। हमारे पास किलर को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टडी द विक्टिम, फाइंड द कलेक्शन। कुछ देर बाद रसूल डीजे से कहता है कि मैंने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए लेकिन कुछ नहीं मिला। समर डीजे से कहता है इन सारे विक्टिम में एक बात कॉमन है, यह सब अच्छे भले लोग हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रिप्लाई में डीजे कहता है आज की तारीख में अच्छा होना सबसे बुरी बात है। नुसरत से डीजे पूछता है निखिल की फैमिली का क्या हाल है? नुसरत कहती है हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। रिप्लाई में डीजे कहता है हो सकता है किलर निखिल की फैमिली को यूज कर रहा हो उसे ब्लैकमेल करने के लिए। डीजे कहता है तुरंत पुलिस से बात करके उसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगवा दो और यह बात नैना को पता नहीं चलनी चाहिए। तभी डीजे को लोलार्क का कॉल आता है। लोलार्क बताता है 2008 में जेल के अंदर आग लग गई थी जिसमें 4 कैदी मारे गए थे। इन 4 कैदियों में शुभ भी था। रिकॉर्ड को साफ रखने के लिए जेल अथॉरिटी ने यह बात पब्लिक से छुपाई थी। डीजे पूछता है क्या उन 4 कैदियों में से किसी की डेड बॉडी मिली थी? लोलार्क कहता है नहीं। रिप्लाई में डीजे कहता है फिर वो जिंदा है, मैंने उसको बड़े गौर से देखा था, ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते हैं, तुम उसकी फैमिली से बात करो और हकीकत का पता लगाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम निखिल को देखते हैं। निखिल टेलीफोन से किलर को कॉल करता है बट किलर कॉल पिक नहीं करता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। निखिल समझ जाता है कि किलर इस समय उस पर नजर नहीं रख रहा है। निखिल एक वायर की मदद से टीवी में रेडियो मोड को ऑन करता है और किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम डीजे को देखते हैं जहां पर समर डीजे को आइडिया देता है क्यों ना हम सभी विक्टिमों की कुंडलियां बनवाएं, क्या पता हमें वहां से कुछ मिल जाए। डीजे इस पर हाँ कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नैना देखती है कि उसके घर के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस घूम रही है। कहानी का सीन फिर से निखिल की ओर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं निखिल के रूम में एक पेपर आता है। पेपर पर एक आदमी की फोटो थी। तभी किलर निखिल को कॉल करके कहता है यह तुम्हारा अगला असाइनमेंट है। निखिल कहता है तुम इसे नहीं मार सकते हो, ये बहुत बड़ा आदमी है, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। रिप्लाई में किलर कहता है काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता ढूंढना तुम्हारा काम है। निखिल कहता है ओके, पहले मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरी फैमिली सेफ है। रिप्लाई में किलर कहता है जीवन की हर इच्छा पूरी नहीं होती है, तुम्हें चुनाव करना होगा कि तुम्हें सिगरेट चाहिए या फिर प्रूफ। निखिल कहता है मुझे प्रूफ चाहिए। रिप्लाई में किलर कहता है तथास्तु। इतना कहने के बाद किलर कॉल कट कर देता है। उसके बाद नैना डीजे से मिलती है, उनसे कहती है मेरे घर के आसपास पुलिस घूम रही है, निखिल सिर्फ तुम्हारी वजह से अमेरिका गया था, फिर तुम्हारी वजह से वापस भी आया और अब तुम कह रहे हो कि निखिल ने मर्डर किया है। मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो। रिप्लाई में डीजे कहता है यह पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। क्या तुमने कभी सोचा है निखिल किलर की मदद क्यों कर रहा है? तुम्हें और रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो किलर बहुत ही चालाक है, वो कभी भी तुम तक पहुंच सकता है। नैना डीजे से कहती है तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। रिप्लाई में डीजे कहता है मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, मैं संध्या को खो चुका हूँ हमेशा के लिए, लेकिन मैं वो तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। मुझ पर भरोसा करो और घर जाओ, कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे कॉल करो, मैं बस तुमसे एक कॉल की दूरी पर हूँ। इतना सुनने के बाद नैना घर चली जाती है। उसके बाद हम निखिल को देखते हैं जो कि टीवी पर अपनी फैमिली को देखता है। फिर किलर का कॉल आता है। किलर निखिल से कहता है तुम्हारी फैमिली जिंदा है मेरी अनुमति से, ये लास्ट वार्निंग है निखिल, आगे से प्रूफ में वीडियो नहीं बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। इतना कहने के बाद किलर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम लोलार्क को देखते हैं।
उसे डिविजनल ऑफिस से शुभ की फोटो मिल जाती है। इस फोटो को लोलार्क डीजे को सेंड करता है। डीजे जैसे ही इस फोटो को देखता है, हम सीरीज के कुछ पास्ट के सीन देखते हैं जहां पर शुभ को जेल में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान डीजे शुभ से कहता है, तुम अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। रिप्लाई में शुभ कहता है, झूठ कब से सही होने लगा? डीजे कहता है, शायद एक दिन तुम समझ पाओगे। रिप्लाई में शुभ कहता है, ये मेरा वादा है, आप एक दिन जरूर समझोगे। इतना कहने के बाद शुभ स्माइल करता है। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग बना रहा था। उसका पोता उससे पूछता है कि ये कौन है। इस पर यह बूढ़ा आदमी कहता है, यह एक असुर है, इसका नाम कली है। कली चारों युगों में सबसे पावरफुल है, क्योंकि कली इंसानों का रूप धारण करके उनके बीच रहता है और उन लोगों से पाप करवाता था। फिर धर्म और सत्य आ गए और इनके बीच बैटल ऑफ विशेषा हुई, जिसमें धर्म और सत्य ने कली को हरा दिया। जख्मी कली अपने किले में जाके छुप गया, इस इंतजार में कि कलयुग में अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा, वो राज करने फिर से आएगा। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, जब कली वापस आएगा तो उसका अंत करने के लिए कल्कि अवतरित होंगे और सतयुग को वापस ले आएंगे, और अगर कल्कि नहीं आया तो कलयुग यूं ही चलता रहेगा। ये कहानी सुनने के बाद पोता अपने दादा को गुड नाइट कहता है और सोने चला जाता है। फिर यहाँ पर वही किलर आता है जो इनोसेंट लोगों को मार रहा था। वो बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हें मेरा एक संदेश देना होगा। बूढ़ा आदमी पूछता है, किसे संदेश देना है? रिप्लाई में किलर कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, वो समझ जाएगा। वैसे भी लोग कहते हैं वो सब जानता है। जब तुम ऊपर जाओगे तो उससे कहना, मैं तब तक ऐसे संदेश भेजता रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाता। इतना कहने के बाद किलर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। सीरीज का सीन शिफ्ट होता है। हम निखिल को देखते हैं जो टीवी पर आदित्य को देख रहा था। आदित्य एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है जिसने हाल ही में ये फैसला लिया है कि वो अपनी आधी संपत्ति चैरिटी में डोनेट कर देगा, और इस फैसले की वजह से आदित्य विवादों में फंसा हुआ है। खैर, निखिल आदित्य की मौत का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम डीजे को देखते हैं जो शुभ की फोटो को नुसरत को देता है एज प्रोग्रेशन के लिए। डीजे देखना चाहता है कि आज की तारीख में ये लड़का कैसा दिखता है। फिर हम लोलार्क को देखते हैं जो कि शुभ के दादा से मिलता है। शुभ के दादा लोलार्क को बताते हैं, हमारे ऋषियों में सबसे महान ऋषि थे ऋषि कश्यप। उनकी 13 पत्नियां थी, जिसमें 2 पत्नियों का नाम अदिति और दिति था। ऋषि का संभोग जब अदिति के साथ उत्तम नक्षत्रों में हुआ तो अदिति ने गुणवान और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। यह देखकर दिति ईर्ष्या से जल उठी। उसने भी ऋषि के पास जाकर संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, लेकिन तब ऋषि ने उसे बताया कि अभी ग्रहों की स्थिति पतित और विपरीत है। फिर एक भयंकर घड़ी में दिति का गर्भदान हुआ, और इस गर्भदान से जो संतान उत्पन्न हुई वो अदिति की संतानों से एकदम विपरीत थी। वो घृणा, हिंसा, क्रूरता से भरी हुई थी। फिर एक समय आया जब देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो असुरों की हार हुई और ब्राह्मणों ने अदिति के पुत्रों को स्वर्ग में बसाया जो कि देव कहलाए, और दिति के पुत्र असुर कहलाए। लोलार्क पूछता है, इस कहानी का आपके बेटे के साथ क्या लेन देन है? शुभ के दादा बताते हैं कि मेरे बेटे राधाचरण को एक महान संतान चाहिए थी। राधाचरण ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुहूर्त निकाला, क्योंकि वो चाहता था कि उसी काल में उसकी संतान की उत्पत्ति हो। लेकिन जिस नक्षत्र की वो राह देख रहा था उससे 2 दिन पहले ही उसके बच्चे का जन्म हो गया। उस बच्चे की नई जन्म तिथि के अनुसार जो नई कुंडली बनी, उसके हिसाब से वो बालक देवता नहीं असुर था। तभी से राधाचरण उसे असुर बुलाने लगा। फिर हम डीजे को देखते हैं जो कि विक्टिम की कुंडलियों को कई पंडितों से पढ़वाता है, लेकिन सबके सब फेक रहते हैं। आखिर में डीजे केसर को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे कोई सीरियल किलर निर्दोष लोगों को मार रहा है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। केसर उन सारे विक्टिम की कुंडलियों को पढ़ता है। उन सारे विक्टिम की कुंडली में एक चीज कॉमन थी कि इन सब का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था। कहा जाता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग महान काम करते हैं। महाभारत के भीष्म, उनका भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था। खैर, उसके बाद डीजे और उसकी टीम यह पता करने लगती है आखिर उस किलर को ये कैसे पता चल रहा है कि किस आदमी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। रसूल कहता है, हो न हो यह किलर गवर्नमेंट का NIC का डाटा
डाटा हैक कर रहा है, क्योंकि एनआईसी के पास म्युनिसिपैलिटी की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे जन्म की डेट, जन्म का टाइम। इन सारी इंफॉर्मेशन की मदद से यह किलर इन सब की जन्म कुंडली का पता लगा लेता है। डीजे रसूल से कहता है, क्या तुम एनआईसी का डाटा हैक कर सकते हो? रिप्लाई में रसूल कहता है, ओके मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। डीजे कहता है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, अब तक तो किलर ने अपने अगले विक्टिम भी ढूंढ लिए होंगे। फिर डीजे को लोलार्क का कॉल आता है। लोलार्क शुभ की सारी बातें डीजे को बताता है। लोलार्क कहता है, मुझे शुभ की एक डायरी मिली है, हो सकता है हमें उसमें कुछ मिल जाए। दूसरी तरफ रसूल एनआईसी का डाटा हैक करने में फेल हो जाता है। यह सब देखने के बाद डीजे नैना से हेल्प मांगता है, क्योंकि नैना साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट थी। नैना एनआईसी का डाटा हैक करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन डीजे की टीम को यह नहीं पता चलता है कि किलर का अगला विक्टिम कौन है, क्योंकि जो लिस्ट इन्हें एनआईसी के डाटा में मिली थी उसके अकॉर्डिंग किलर ना ही तो किसी को अल्फाबेटिकली मार रहा था और ना ही रैंडमली मार रहा था। नक्षत्रों के अलावा कोई भी चीज इन विक्टिम में कॉमन नहीं थी, तो अगला विक्टिम कौन है यह पता करना बहुत मुश्किल था। अचानक से डीजे की नजर आदित्य पर पड़ती है। डीजे नुसरत से पूछता है, यह आदित्य कौन है? नुसरत कहती है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने अपनी आधी संपत्ति चैरिटी में दे दी है और इस समय ये बहुत चर्चा में है। डीजे कहता है, इस किलर का अगला शिकार आदित्य है, क्योंकि यह किलर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी फिलॉसफी पहुंचाना चाहता है और इसीलिए वो इसे जरूर टारगेट करेगा। कुछ टाइम बाद डीजे को एक कॉल आता है। यह कॉल किलर का था। किलर डीजे से कहता है, निखिल मेरे पास है और जिंदा है। साथ ही किलर डीजे को कांग्रेचुलेशन कहता है कि तुमने मेरे अगले विक्टिम को ढूंढ लिया। किलर डीजे को एक क्लू देता है। वो कहता है, जब आदित्य की एंगेजमेंट पार्टी हो रही होगी, करंट 12 बजे उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहने के बाद किलर कॉल कट कर देता है। डीजे समर को बताता है कि किलर को पता चल चुका है कि हमने आदित्य को आइडेंटिफाई किया था। समर कहता है, सर ये बात तो सिर्फ हमारी इंटरनल टीम को पता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीबीआई आदित्य से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी को कैंसिल कर दे, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। लेकिन आदित्य सीबीआई की बात को अनसुना कर देता है और पार्टी की तैयारी करता है। शाम को पार्टी शुरू होती है। पार्टी में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, जैसे हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे और बिना टेस्टिंग के आदित्य को कुछ भी खाने या पीने नहीं दिया जा रहा था। अब इन सब चीजों को निखिल जानता था, इसीलिए वो पार्टी में एक डमी टॉय भेजता है जिसमें बॉम्ब था। सिक्योरिटी तुरंत उस टॉय को ट्रेस कर लेती है, फिर उस टॉय को फ्रीजर में डाल देती है। फ्रीजर के अंदर बॉम्ब विस्फोट करता है। सबको लगता है खतरा टल चुका है, किलर अपने मकसद में फेल हो चुका है। फिर सब लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। अचानक से पार्टी में लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट वापस आती है, हम आदित्य की लाश को देखते हैं। उसकी लाश पर वही मार्क्स था और साथ ही सभी विक्टिम की तरह उसकी भी इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत पास्ट से होती है। हम देखते हैं शुभ जेल में है और उससे मिलने निखिल आया है। निखिल को शुभ एक कहानी सुनाता है। आदि काल में 3 महाअसुर ने अपनी तपस्या और सिद्धि से 3 उड़ते हुए नगरों की रचना की। उनके सामर्थ्य से जल उठे देवता विष्णु के पास गए, लेकिन जब तक असुर वेदों का पालन कर रहे थे उन्हें हराना नामुमकिन था। विष्णु ने छल करके उनसे पाप करवाया और शिव ने एक ही तीर से तीनों नगरों का विनाश किया। मृत्यु के समय असुरों की पीड़ा देखकर शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उनके आंख से निकले आंसू ने बीज का आकार लिया, जिसे आज हम रुद्राक्ष कहते हैं। शुभ निखिल से पूछता है, आपके हिसाब से ये कहानी किसकी है? न्याय की, शौर्य की, पश्चाताप की या फिर छल की? निखिल कहता है, कुछ लोगों को देवताओं की महानता दिखेगी तो कुछ लोगों को असुरों का दर्द। आगे निखिल कहता है, देखो मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, हमारा सिस्टम बहुत स्लो है, इसके लिए सॉरी। अगर तुम अपनी गलती की माफी मांग लो तो मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूँ कि तुम जेल की जगह बाल सुधार गृह जाओ। रिप्लाई में शुभ कहता है, माफी मांग के मैं अपने आप को नकारना नहीं चाहता। निखिल कहता है,
तुम अभी बहुत छोटे हो, आगे चल के सब समझ जाओगे। शुभ निखिल से पूछता है, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया कि कहानी किसकी है। रिप्लाई में निखिल कहता है, यह पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। शुभ कहता है नहीं। निखिल पूछता है, फिर कहानी किसकी है। शुभ कहता है, यह कहानी उत्पीड़न की है। रिप्लाई में निखिल कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें बड़े काम करता हुआ देखूं। शुभ कहता है, बहुत जल्द तुम मुझे बड़े काम करता हुआ देखोगे। उसके बाद सीरीज प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं आदित्य की बॉडी का डीजे और नुसरत ऑटोप्सी कर रहे थे। ऑटोप्सी के दौरान इन्हें पता चलता है कि आदित्य को मारने के लिए स्नेक वेनम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आदित्य को मारने के लिए स्नेक वेनम ही काफी था, लेकिन उसकी बॉडी में 2 और एलिमेंट मिले हैं जो कि नॉन टॉक्सिक हैं। डीजे कहता है, वो 2 एलिमेंट आदित्य के लिए नहीं है, वो हमारे लिए हैं। निखिल हमें कोई मैसेज देना चाहता है। फिर हम किलर को देखते हैं जो कि निखिल के काम से खुश हो जाता है और इसीलिए वो निखिल को सिगरेट देता है। निखिल किलर से पूछता है, तुम इतनी जल्दी मुंबई से दिल्ली कैसे आ गए। किलर कहता है, मैं हर समय हर जगह मौजूद हूँ। यहाँ पर निखिल को डाउट होता है कि यह किलर अकेला नहीं है, कोई दूसरा आदमी भी है जो इसका साथ दे रहा है। खैर हम देखते हैं लोलार्क बनारस से वापस आ चुका था। वो डीजे को शुभ की जन्म कुंडली और उसकी डायरी देता है। एक बार फिर डीजे केसर से हेल्प लेता है। केसर कहता है, माइथोलॉजी में जब भी देवों और ऋषियों पर कोई संकट आता था तो वो विष्णु के पास जाते थे, उनकी रक्षा करने के लिए विष्णु अवतार लेते थे। आगे केसर कहता है, मुझे ऐसा लगता है यह किलर खुद को माइथोलॉजिकल राक्षस समझ रहा है और यह जो सिद्धि वाले लोग हैं, जो गुडनेस का रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको मार के ये डायरेक्ट विष्णु को मैसेज कर रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है अवतरित होने के लिए। समर कहता है, ये सच में हो सकता है क्योंकि लोलार्क जिस आदमी की कुंडली लेके आया है वो कली से मैच करती है। कली जिसको मारने के लिए इस युग में कल की अवतार लेंगे, हो ना हो वो खुद को कली समझ रहा है। फिर डीजे केसर को थैंक यू कहता है इस केस में उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद हम निखिल को देखते हैं। निखिल किलर से कहता है, मुझे नैना से बात करना है, मैं आगे तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मेरी नैना से बात करवाओगे। किलर कहता है ओके। दूसरी तरफ हम डीजे को देखते हैं जो कि रसूल से कहता है, क्या हम NIC का सर्वर बंद कर सकते हैं। अगर ये NIC का सर्वर बंद हो गया तो किलर कुछ सर्च नहीं कर पाएगा और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लोलार्क कहता है, सर बिना परमिशन हम ये नहीं कर सकते हैं। डीजे अपने बॉस के साथ होम मिनिस्टर के ऑफिस जाता है NIC का सर्वर बंद करने के लिए, लेकिन होम मिनिस्टर NIC का सर्वर बंद करने से साफ मना कर देते हैं। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लोलार्क को पता चल जाता है कि केसर स्टेज पर जो स्पीच देता है यह 2 अलग अलग आदमी हैं। जो आदमी पॉडकास्ट करता है वो शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता है और उसके बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है केसर के बोलने के तरीके से। खैर हम निखिल को देखते हैं जो अपनी वाइफ नैना से बात करता है। निखिल अपनी पूरी बात में यही कहता है, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं गया, मैं हमेशा 2 जगह रहता हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। हम व्यूवर यहाँ पर समझ पाते हैं कि निखिल डीजे को कोई मैसेज देना चाहता है। खैर नैना तुरंत डीजे के पास जाती है और उसे ये ऑडियो सुनाती है। डीजे ऑडियो को सुनने के बाद कहता है, निखिल दिल्ली में ही है। डीजे तुरंत लोलार्क से कहता है, शहर में जितनी भी खाली बिल्डिंगें हैं सबकी तलाशी लो, एक को भी मत छोड़ना। उसके बाद लोलार्क डीजे को केसर की ऑडियो रिपोर्ट दिखाता है और उसे सब कुछ बताता है। लोलार्क डीजे से कहता है, सर केसर झूठ क्यों बोल रहा है। डीजे कहता है, सवाल ये नहीं है कि केसर झूठ क्यों बोल रहा है, सवाल ये है कि उस पॉडकास्ट में आवाज किसकी है, कौन है जो केसर को मुखौटा बना के यूज कर रहा है। हम देखते हैं पूरे शहर में पुलिस निखिल को ढूंढ रही थी और इसी दौरान 2 पुलिस कर्मियों को किलर का ठिकाना मिल जाता है। तभी इन दोनों पुलिस कर्मी को किलर शूट करके मार देता है। मूवी का सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि डीजे को एक आइडिया आता है। डीजे नैना से कहता है कि तुम मेरी सारी इंफॉर्मेशन NIC की वेबसाइट में धनिष्ठ नक्षत्र की लिस्ट में अपलोड कर दो। हो सकता है ये किलर अपना अगला शिकार मुझे बनाए। अगर ऐसा हो गया तो वो मुझे मारने मेरे पीछे आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। पहले तो नैना इस काम को करने से मना कर देती है, लेकिन डीजे के बार बार कहने पर नैना डीजे की सारी इंफॉर्मेशन धनिष्ठ नक्षत्र की लिस्ट में अपलोड कर देती है और इत्तेफाक से किलर डीजे को सेलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम निखिल को देखते हैं, उसे एक पेपर मिलता है। पेपर पर डीजे की फोटो थी। एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत भी पास्ट से होती है।
हम देखते हैं निखिल डीजे से कहता है यह बर्थ सर्टिफिकेट फेक है, शुभ अभी बच्चा है, उसे जेल में नहीं बाल सुधार गृह में होना चाहिए। डीजे कहता है केस बनाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया, और वैसे भी वो बच्चा नहीं है, वो साइकोपैथ किलर है, उसे जेल में ही होना चाहिए। यह सुनने के बाद निखिल डीजे से कहता है मैं इस केस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं इस जॉब से रिजाइन दे रहा हूँ। डीजे निखिल से कहता है तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा। सीरीज को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम देखते हैं डीजे को जेल में हाई सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। दूसरी तरफ किलर निखिल से कहता है मुझे जल्द से जल्द डीजे को मारने का प्लान बनाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। फिर हम डीजे को देखते हैं जो केसर का पॉडकास्ट सुन रहा था। डीजे को ऐसा लगता है कि केसर ही शुभ है, इसीलिए डीजे लोलार्क से कहता है वो तुरंत केसर को अरेस्ट करे। लोलार्क रसूल को लेकर डीजे को अरेस्ट करने के लिए निकलता है। उसके बाद किलर 3 लोगों को किडनैप करता है, नीरज यादव, राधिका वेंकटेश एंड उमर सैयद। ये तीनों ही बहुत बड़ी हस्तियां थी। जैसे नीरज यादव ओपोजिशन पार्टी का नेता था, राधिका वेंकटेश जर्नलिस्ट हैं और उमर सैयद रिलीजियस स्पीकर हैं जिसके लाखों में फॉलोअर हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे। फाइनली हम इन तीनों को देखते हैं। किलर ने इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया था और एक स्पीकर से किलर इन तीनों से कहता है खुद को भाग्यशाली समझो, तुमको चुना गया है एक महान कार्य करने के लिए। आज तुम सब मनुष्य के मूल स्वभाव को पूरी दुनिया को दिखाओगे। इस कमरे में 12 घंटे चले उतनी ही ऑक्सीजन है, उसके बाद तुम्हारा दम घुटने लगेगा और धीरे धीरे तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। खेल आसान है, जितने कम लोग उतनी ज्यादा ऑक्सीजन और उतना ज्यादा समय लोगों को आपको ढूंढने के लिए मिलेगा। अच्छा बनकर मरना है या बुरा बनकर जीना है, निर्णय तुम्हें करना है। यह सुनने के बाद यह लोग बहुत डर जाते हैं और कोशिश करते हैं इस कमरे से बाहर निकलने की। दूसरी तरफ डीजे को यह पता चलता है केसर का बर्थ सर्टिफिकेट फेक है और 2008 से पहले केसर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद हम निखिल को देखते हैं जो वॉशरूम में एक कैंची से अपनी नोज को कट कर लेता है और जमीन पर लेट जाता है। अब निखिल ने वॉशरूम में ही नोज को कट इसलिए किया था क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। खैर, जब किलर निखिल के पास आता है, निखिल उससे कहता है मेरा नोज ब्लड का इशू है, जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो मेरी नोज ब्लीडिंग करने लगती है। किलर निखिल से कहता है मैं बहाने नहीं सुनूंगा। रिप्लाई में निखिल कहता है प्लान रेडी है, उसके लिए तुम्हें जेल जाना होगा। यह सुनने के बाद किलर वहां से चला जाता है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे थे। राधिका सबको समझाती है हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी, इसीलिए सब लोग कम बोलो। फिर हम किलर को देखते हैं जो कि जेल के अंदर पहुंच चुका था और साथ ही लोलार्क ने केसर को भी अरेस्ट कर लिया था। तभी लोलार्क को पुलिस का कॉल आता है। लोलार्क को पता चलता है कि 2 पुलिसकर्मी गायब हो चुके हैं। लोलार्क रसूल को लेकर तुरंत उन्हें ढूंढने निकलता है। उसके बाद हम निखिल को देखते हैं जो कमरे के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोलार्क और रसूल को देखते हैं। लोलार्क रसूल के हाथ को देखता है जो कि जला हुआ था। लोलार्क रसूल से पूछता है ये तुम्हारा हाथ कब जला? रिप्लाई में रसूल कहता है बचपन में जल गया था। अब यहाँ पर लोलार्क को रसूल पर शक होता है कि यह रसूल नहीं बल्कि किलर है, इसीलिए लोलार्क रसूल का टेस्ट लेता है, जैसे उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछता है और उसके दोस्तों से भी बात करता है। फाइनली लोलार्क को यकीन हो जाता है यह रसूल ही है। फिर ये दोनों किलर को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जेल में किलर को देखते हैं जो कि फुटबॉल में से एक चाकू और कुछ सामान निकालता है। फिर वो जेल में धमाका करता है जिससे पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान किलर एक चाकू लेके डीजे को मारने जाता है, लेकिन डीजे किलर को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। डीजे किलर से पूछता है क्या तुम शुभ हो? इस पर किलर कहता है शुभ तो हम सब बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं और वो अवतार। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी डीजे के पास आते हैं। वो डीजे से कहते हैं आपको बॉस ने बुलाया है, बहुत इमरजेंसी है। डीजे तुरंत वहां पहुंचता है। वहां पहुंचते ही डीजे केसर को देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इन तीनों की वीडियो को किलर लाइव कर देता है जिससे पूरा देश इन तीनों को मरता हुआ देख रहा था। यह तीनों एक दूसरे को मारने की बातें करते हैं लेकिन किसी को मारते नहीं है। यह सब कुछ निखिल भी देख रहा था। निखिल तुरंत नुसरत को कॉल करता है और उसे बता
बताता है कि यह तीनों किसी केमिकल फैक्ट्री में बंद हैं। नुसरत केमिकल फैक्ट्री का एड्रेस पूछती है लेकिन कॉल कट हो जाता है। दोबारा कॉल करने पर कॉल नहीं लगता है। डीजे केसर से केमिकल फैक्ट्री के बारे में पूछता है। रिप्लाई में केसर कहता है 127 केमिकल फैक्ट्री है, 45 मिनट हैं, ढूंढ निकालो उन्हें। फिर हम लोलार्क और रसूल को देखते हैं जिन्हें वो जगह मिल जाती है जहां से किलर इन सारी एक्टिविटी को हैंडल कर रहा था। वहां पर रसूल के पास लोलार्क को एक कॉपी मिलती है और इस कॉपी में वही चित्र थे जो शुभ की कॉपी में थे। लोलार्क समझ जाता है रसूल ही शुभ है। लोलार्क अपनी बंदूक से रसूल को मारने ही वाला होता है, तभी रसूल लोलार्क के सर पर रॉड मारता है जिससे लोलार्क बेहोश हो जाता है। लोलार्क जब होश में आता है वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा पाता है। रसूल लोलार्क से कहता है अपने साथी को देखना चाहोगे? तभी मॉनिटर पर हम व्यूअर डीजे को देखते हैं। इसका मतलब केसर के कॉलर पर कैमरा लगा हुआ था जिसकी मदद से रसूल डीजे को देख रहा था। खैर, डीजे यहाँ पर एक बयान देता है। वो कहता है आज से 10 साल पहले मैंने शुभ के खिलाफ प्रूफ फैब्रिकेटेड किया था क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि इसने अपने बाप का मर्डर किया था और मैंने इसका डेट ऑफ बर्थ भी बदला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये जुवेनाइल होम जाए। मैं चाहता था कि ये सीधा जेल जाए क्योंकि उसकी जगह वहीं पर है। रिप्लाई में केसर कहता है तुम होते कौन हो सही और गलत का फैसला करने वाले? शायद वो बच्चा सुधर भी सकता था और शायद इतने लोग भी नहीं मरते। अब तक जो हुआ है और जो आगे होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। डीजे कहता है अब बताओ केमिकल फैक्ट्री कहाँ पर है? रिप्लाई में केसर कहता है मेरे बैग में एक छोटा सा बॉक्स है, उसे ओपन करो। डीजे उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें 3 पिल्स रहती हैं। केसर कहता है 3 पिल्स, 3 अहम इंफॉर्मेशन। जैसे ही डीजे पिल्स को लेने जाता है नुसरत उसे ऐसा करने से रोक देती है। डीजे नुसरत को सेल से बाहर कर देता है और सेल को अंदर से लॉक कर लेता है। उसके बाद डीजे एक पिल लेता है। केसर उसे फैक्ट्री का नाम और एड्रेस बताता है। केसर कहता है VNS केमिकल फैक्ट्री ओखला। डीजे तुरंत निखिल को कॉल करता है और उसे फैक्ट्री का नाम और एड्रेस बताता है। निखिल तुरंत फैक्ट्री का नाम और एड्रेस समर को सेंड करता है। समर तुरंत अपनी टीम को लेकर VNS फैक्ट्री में पहुंचता है। हम फिर से केसर और डीजे को देखते हैं जहां पर केसर डीजे से कहता है ड्रग्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी पिल लेने के बाद तुम्हारी हार्ट बीट 160 के पार चली जाएगी। क्या तुम दूसरी पिल लेना चाहते हो? डीजे तुरंत दूसरी पिल लेता है। केसर डीजे को एक और अहम इंफॉर्मेशन देता है। केसर चैम्बर का एड्रेस बताता है, सी विंग चैम्बर 8। डीजे फिर से निखिल को कॉल करके चैम्बर का एड्रेस बताता है। निखिल, उसकी वाइफ नैना और समर ये सब लोग चैम्बर के पास पहुंचते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं, बट चैम्बर नहीं खुलता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि चैम्बर के अंदर यह तीनों एक दूसरे को मारने लगते हैं क्योंकि यह जानते थे जितने कम लोग उतनी ज्यादा ऑक्सीजन। खैर, इसी दौरान रसूल निखिल को कॉल करता है और वो किलर बनकर निखिल से बात करता है। निखिल कहता है जब तुम जेल में मिले थे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े राक्षस बन जाओगे। रिप्लाई में किलर यानी रसूल कहता है मुझ में, तुम में, हम सब में राक्षस है। इस चैम्बर से निकलने का एक रास्ता है। अगर ये तीनों संयम से मिलकर सोचते तो इन्हें ये रास्ता मिल जाता, लेकिन नहीं। मनुष्य का स्वभाव संघर्ष है, सहयोग नहीं। आगे किलर निखिल से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है दुनिया में अच्छाई है? जवाब में निखिल हाँ कहता है। इसके रिप्लाई में किलर कहता है ठीक है, तुम्हें अपनी बेटी रिया और इन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा, रिया या फिर ये 3 लोग। अब चैम्बर में सिर्फ 1 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई थी। निखिल किलर से रिक्वेस्ट करता है कि वो सबको छोड़ दे, लेकिन रिप्लाई में किलर कहता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है निखिल, रिया या फिर ये 3 लोग। दूसरी तरफ हम डीजे को देखते हैं जो कि तीसरी पिल भी ले लेता है। फिर हम निखिल को देखते हैं। किलर निखिल से पूछता है तुम किसे सैक्रिफाइस करना चाहते हो? फाइनली निखिल कहता है रिया को। उसके ऐसा कहते ही किलर तथास्तु कहता है और अचानक से चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है। यह तीनों लोग बच जाते हैं। फिर हम निखिल की बेटी रिया को देखते हैं। रिया की मेड उसके खाने में जहर मिला देती है और रिया जैसे ही उस खाने को खाती है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम रसूल को देखते हैं जो कि लोलार्क से कहता है अपने ईश्वर को मेरा संदेश देना, यह कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, उससे कहना कि वो जल्द ही आए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद रसूल लोलार्क को शूट करके मार देता है। उसके बाद हम CBI के बॉस को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने ये कहता है कि हमने सीरियल किलर के मास्टरमाइंड शुभ जोशी को पकड़ लिया है, वो अब हमारी कस्टडी में है, उसके बिना उसके साथी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने वन
ऑफ द बेस्ट ऑफिसर निखिल नायर को थैंक्स बोलना चाहते हैं। उनकी बहादुरी और सैक्रिफाइसेस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। कई लोगों की जानें बची है और डीजे सस्पेंड रहेंगे जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है। एपिसोड में आगे हम देखते हैं डीजे इस सब के लिए निखिल से सॉरी कहता है, लेकिन निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो डीजे का कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। फिर रसूल निखिल को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे शांत करता है। एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे पता है आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे आखिर में शुभ कौन था और शुभ लोगों को क्यों मार रहा है, क्या वो डीजे से बदला ले रहा है या फिर वो कल की अवतार को बुलाना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, शुभ के जो पिता थे वो उसे हमेशा असुर कह के बुलाया करते थे। शुभ एक बच्चा था और अपने पिता की बातें सुन सुन के वो खुद को असुर मानने लगा था। इसीलिए शुभ हर जगह असुर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि हर इंसान के अंदर असुर है, इंसान सिर्फ अच्छा बनने का ड्रामा करता है। इसी वजह से शुभ इन तीनों लोगों को कैद करता है, यह दिखाने के लिए कि अपनी जान बचाने के लिए इंसान किसी की भी जान ले सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि शुभ लोगों को क्यों मार रहा है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, शुभ को कोई शौक नहीं था कल की अवतार को बुलाने का या फिर दुनिया को ये दिखाने का कि हर इंसान में असुर है। बस उसने अपने पिता को मारा था क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया था। लेकिन डीजे ने फैब्रिकेटेड प्रूफ और उसकी एज को मैनिपुलेट किया और उसे जेल भेज दिया। इस घटना के बाद शुभ का पूरी तरह से इंसानियत से भरोसा उठ गया। उसे लगा कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और उसने अच्छे लोगों को मारना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वो विष्णु को डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है ताकि वो कल की अवतार लें। साथ ही वो डीजे को भी यह दिखाना चाहता था अगर डीजे शुभ को एक मौका दे देता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। अब तीसरा सवाल यह है कि शुभ कौन है। मुझे लगता है कि रसूल ही शुभ है, क्योंकि केसर शुभ नहीं हो सकता है। अगर आपको याद हो, जब लोलार केसर की स्टेज स्पीच और पॉडकास्ट दोनों को मैच करवाता है तो केसर की बोलने की स्पीड नॉर्मल होती है, लेकिन जो आदमी पॉडकास्ट करता है उसकी बोलने की स्पीड एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा होती है। शुभ नॉर्मल इंसान नहीं था, ये हम सब ने देखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।